हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो सब अच्छे होंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुई और आज हम उससे रिलेटेड उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं जो कि पीवाईक्यू हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यूजीसी नेट में आए हुए हैं, तो वो मैंने करवाए हैं, आज सब लेके आई हूँ। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है कि द बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए, जो बिजनेस परिवेश है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो क्या है? तो ये क्या है? एक स्थिर अवस्था है या एक गतिशील अवधारणा है या अस्थायी है? स्थिर तो नहीं है, बिजनेस कभी भी स्थिर नहीं होता। अगर वो स्थिर होता है तो वो फेल हो जाता है। ये क्या है? गतिशील अवधारणा है। उसको क्या है? टाइम टू टाइम अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर या अपनी पॉलिसी के अंदर क्या है? चेंज करना ही पड़ेगा अगर उसने अपनी मार्केट के अंदर अपनी जगह बना के रखनी है तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? बी। तो उससे आगे वाला है सेकंड क्या है कि निम्न में से कौन सूक्ष्म परिवेश का हिस्सा नहीं है? माइक्रो जो कि इन्वायरमेंट के कंट्रोल में होता है, जो कि अंदर ही होता है, तो वो क्या है? तो सबसे पहले है कि ग्राहक क्या है? ये भी इंटरनल है, प्रतियोगी भी, और जो आपूर्ति करता है, जो राजनीतिक प्रणाली है, राजनीतिक प्रणाली वो क्या है? माइक्रो में नहीं आएगी। ये क्या है? मैक्रो, एक बड़े लेवल की है। तो वह राजनीतिक प्रणाली व्यापक परिवेश का हिस्सा है, ना कि सूक्ष्म का। कौन सा तत्व व्यापक परिवेश का हिस्सा है? व्यापक मतलब बड़े लेवल का। जो तकनीकी है वो क्या है? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की है, तो ये क्या आएगी? मैक्रो में आएगी, माइक्रो में नहीं आएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो तकनीकी परिवर्तन है वो व्यापक परिवेश का हिस्सा है, क्योंकि यह सभी उद्योगों को प्रभावित करता है, न कि किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस को। भारत में उदारीकरण और निजीकरण, वैश्वीकरण, ये मैंने ना कल करवाया था और ये आया भी था क्वेश्चन, ये एस्टेट में आया हुआ है। इसका आंसर 1991 है। ये कल जो मैंने थ्योरी क्लास करवाई थी तो उसमें है ये, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधार किस वर्ष में हुए? तो ये 1991 में सुधार हुए हैं इसका, जो कि आर्थिक संकट के कारण एलपीजी सुधार लागू किए गए। आगे क्या है? पेस्टल विश्लेषण में कौन शामिल नहीं है? इसमें ना यूजीसी नेट में ये आया था कि जो पेस्टल का एल है, जो पेस्टल का एल है, इसका क्या मतलब है? एल का मतलब है लॉजिक, सॉरी, एल का मतलब है लीगल, बाय मिस्टेक मुँह से लॉजिकल निकल गया, तो इसका मतलब है लीगल। तो इसमें ये पूछ रखा है कि इसमें क्या शामिल नहीं है। एक तो इसमें पॉलिटिकल शामिल है, इसमें राजनीतिक शामिल है, या पारिस्थितिक शामिल है, या प्रेरणा शामिल है। तो इसमें प्रेरणा शामिल नहीं है। पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजी है, लीगल है और इकोनॉमिक है। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें मोटिवेशन शामिल नहीं है। सॉरी, इसमें नीचे एक्सप्लेन ही किया हुआ है, ये मैंने देखा नहीं। 6 क्या है कि व्यावसायिक परिवेश का कौन सा आयाम उपभोक्ता की जीवन शैली और संस्कृति को प्रभावित करता है? तो इसका क्या आएगा? डी ऑप्शन। तो इसका फर्स्ट आएगा राजनीतिक, आर्थिक या फिर सामाजिक। जो कि समाज की सांस्कृतिक जीवन शैली को प्रभावित करता है, तो वो क्या किस में इंक्लूड होता है? सोशल में, सामाजिक में। आगे क्या है कि नई औद्योगिक नीति 1991 में किस प्रणाली को समापित किया गया? तो इसके अंदर क्या है? लाइसेंस राज को समाप्त किया गया, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमने क्या है? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण क्या है इसमें इंक्लूड किए हैं, और इसमें क्या है? लाइसेंस राज प्रणाली, जो भी मतलब एक्स्ट्रा बर्डन था उसको कम किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होएगा? ए। आगे क्या है कि जो एफडीआई है वो किस परिवेश का हिस्सा है? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो हमारा क्या है? इकोनॉमिक का हिस्सा है।
आर्थिक परिवेश का, वो हमारा आर्थिक परिवेश का हिस्सा है, क्योंकि ये हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक गैप है, जिस टाइम मतलब क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो उसमें बहुत क्राइसिस आए थे, बहुत नुकसान हुआ था। तो वो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए ये बनाया गया था। एफटीई हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और ये 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया। तो ये सब क्या है, इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है इसको बढ़ावा देने के लिए ही किया गया था कि इकोनॉमिक कंडीशन है वो इंडिया की अच्छी हो सके। आगे 9th है कि व्यावसायिक परिवेश के बारे में निम्न कथन सही है। तो ये क्या है कि यह पूरी तरह नियंत्रण है, नहीं, ये पूरी तरह नियंत्रण नहीं है, ये स्थिर भी नहीं है। ये क्या है, स्थिर भी नहीं है, यह अनिश्चित और जटिल है। कोई भी मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता, और ये मतलब इफेक्ट करता ही करता है, चाहे वो नेगेटिव करे चाहे वो मतलब पॉजिटिव करे। और इसमें क्या है, ओनली वर्ड हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो ये इसका नहीं होएगा। व्याख्या परिवेश को पूरी तरह अनुमानित नहीं किया जा सकता, यह अनिश्चित है और ये क्या है, जटिल है। हमारा नेक्स्ट क्या है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम है। ये भी एक क्या है, यूजीसी नेट का PYQ है। तो इसमें क्या है कि 1986, ये मैंने कल पढ़ाया था क्लास में, तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि भारत में पर्यावरण की रक्षा हेतु 1986 में, जब हमारा क्या है, भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उस टाइम ये बनाया गया था। और इसमें जो संशोधन किया गया तो वो कब किया गया, 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी इसमें सुधार किया गया। ये मैंने ना मतलब कल वाली जो हमारी थियोरी की क्लास है उसमें से अच्छे से मैंने थियोरी करवाई थी। अगर आपने ये नहीं किया तो प्लीज़ पहले वो थियोरी पढ़ के आना, फिर MCQ आपको अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा 1991 का आर्थिक सुधार नहीं था। इसमें क्या है कि हमने क्या पढ़ा था कि इसमें उदारीकरण भी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बट हमने ये नहीं पढ़ा था, कहीं पर भी बैंकों का तो जिक्र ही नहीं आया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये इसका पार्ट नहीं है। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1969 में किया गया, उसके बाद में क्या है 1918 में किया, और उसके बाद में 1991 में किया। हमारा 12th क्वेश्चन ये है कि व्यावसायिक परिवेश का कौन सा आयाम कर नीतियों, राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है। ऐसा कौन सा डोमेन है जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट, टैक्स पॉलिसी, फिस्कल डेफिशिएट एंड इन्फ्लेशन, सॉरी। आगे हम करते हैं कि व्यावसायिक परिवेश का कौन सा आयाम कर नीतियों, राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति को इफेक्ट करता है। तो ये सारा कौन करता है, विच डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट टैक्स पॉलिसी, फिस्कल डेफिशिएट, इन्फ्लेशन। तो वो है हमारा मेरे को ये लग रहा है कि ये मैंने करवाया हुआ, तो वो हमारा आएगा आर्थिक में। ये सभी कारक क्या है, वो आर्थिक परिवेश का हिस्सा है। आगे क्या है कि स्वॉट एनालाइज में अपॉर्चुनिटी दर्शाती है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये हमारी बाहरी अनुकूल कारक है, ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है कि भारत में प्रतिभूति बाजार को कौन नियंत्रित करता है। जो सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही करेगी, जो कि इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसे वैधानिक शक्ति मिली थी। जब ये बनी थी तो 1988 में बनी थी, इसको जो मतलब लीगल आइडेंटिटी मिली थी वो 1992 में मिली थी। आगे है कि निम्न में से कौन व्याख्या परिवेश की विशेषता नहीं है। तो ये जटिल होता है,
हाँ जी, ये जटिल होता है, ये डायनामिक भी होता है, बट हम क्या है इसको इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो पहले हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, तो ये गलत है। रिलेबिलिटी ਹੁੰਦਾ ये भी सही है। आगे क्या है कि निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवेश का उदाहरण है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये सोशल इन्वायरमेंट नहीं है। जो धार्मिक विश्वास है, हाँ जी, वो क्या है हमारा सोशल संस्कृति में आता है, ये इसका पार्ट है, तो हम इसको मान सकते हैं। आगे 17 है, भारत सरकार की मेक इन इंडिया की पहल किस इन्वायरमेंट का हिस्सा है? तो ये हमारा क्या है इकोनॉमिक का हिस्सा है, जिससे कि हमारा इकोनॉमिक डेवलप हो सके, ये इसका हिस्सा है। आगे क्या है कि भारत में विदेशी फर्मों के प्रवेश को कौन सा परिवेश प्रभावित करता है? जो भी हमारा क्या है फॉरेन फर्म जो है, तो इसमें कौन सा हमारा इन्वायरमेंट फैक्टर इफेक्ट करता है? तो इसमें क्या आ गया तकनीकी, सॉरी राजनीति। जो हमारे फॉरेन वाले जब हमारे इंडिया में अंदर आके इन्वेस्ट करते हैं या फिर क्या है एंट्री करते हैं, तो उसका क्या है हमारी जो राजनीति पॉलिसी है, तो उसके रूल एंड रेगुलेशन इफेक्ट करेंगे। निम्न में से कौन वैश्विक परिवेश का हिस्सा नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा है जो ग्लोबल इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है? तो WTO है, IMF और वर्ल्ड बैंक भी है। जो हमारी लोकल टैक्स रेटेड है वो तो हमारे क्या है लोकल को ही इफेक्ट करेगा, ये हमारा क्या है ग्लोबलाइजेशन का पार्ट नहीं है, ग्लोब पे ये इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये राइट आंसर है सी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रेशर ग्रुप? दबाव ग्रुप क्या है? तो इसका जो श्रमिक संघ है तो वो क्या है एक दबाव ग्रुप है, क्योंकि राजनीतिक दल है ये भी वोटिंग कर सकते हैं, जो विधानमंडल है वो भी वोटिंग कर सकते हैं, न्यायपालिका भी कर सकती है, बट जो वोटिंग नहीं करते परंतु जिनका सीधा इफेक्ट पड़ता है तो वो आम पब्लिक का पड़ता है, तो हम क्या बोलते हैं श्रमिक संघ। वो नीतियों को तो इफेक्ट करते हैं पर चुनाव में भाग नहीं लेते। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार किस वर्ष लागू हुआ? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 1968 में क्या हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार लागू हुआ, और इसमें जो चेंज हुआ था वो 2019 में हुआ था, संशोधन किया गया। और निम्न में से कौन व्यावसायिक परिवेश का आंतरिक कार्य है? इसमें से कौन सा जो है जो इंटरनल फैक्टर का हिस्सा है? तो इंटरनल क्या होएगा संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल पार्ट है, तो राइट आंसर ए होएगा। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है तो वो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें मैनेजमेंट हो गया, वर्कर्स हो गए, और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हो गया, ये सब। इसमें से कौन सा जो फैक्टर है जो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट का हिस्सा है जो इसको इफेक्ट करता है? तो जो जनसंख्या में वृद्धि है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये ही क्या है जनसांख्यिकी, इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर है, तो हम ए पे जाएंगे। इसका मतलब एज हो गया, लिंग हो गया, या फिर हमारी साक्षरता, या फिर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये इफेक्ट करती है। 1991 के बाद भारतीय व्यावसायिक परिवेश की कौन सी विशेषता है? मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए फीचर ऑफ इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट आफ्टर 1991? तो वो क्या होएगी, वो हमारा क्या है अंदर की झुकी अर्थव्यवस्था, ये हमारे क्या है परिवेश की विशेषता नहीं है। और विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध, ये भी नहीं है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, ये राइट आंसर है, ये इसकी फीचर है। मतलब अंदर की झुकी अंदर का झुका होना तो हमारा क्या है मंदी की ओर लेके जा रहा है, तो ये हमारी करैक्टरिस्टिक कैसे हुई? विदेशी व्यापार जब प्रतिबंध है तो ये हमारी करैक्टरिस्टिक कैसे हुई? तो प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, हाँ जी ये है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अभाव, ये भी मतलब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की कौन सी विशेषता नहीं है? मतलब ग्लोबलाइजेशन की। अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह, ये तो है। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ये नहीं है, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं है, अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। उद्योग तो जो इंडस्ट्री हैं वो तो अलग अलग हैं, उसका राष्ट्रीयकरण नहीं होता। विभिन्न में कौन सी भारतीय व्यावसायिक परिवेश का एक अपॉर्चुनिटी है? तो जो
उच्च मुद्रास्फीति है, ये तो मंदी की ओर लेके जा रही है। जो युवा जनसंख्या है, मतलब काम करने वालों की जो युवा हैं वो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या है पॉजिटिव है, ये हमारे लिए क्या है अपॉर्चुनिटी है। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक के अंदर क्या है अस्थिरता है, टाइम मतलब हर डे पॉलिसी चेंज हो रही है, अगर रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, अस्थिर हैं सब चीज़ें, तो वो हमारे लिए क्या है अवसर नहीं है, ये तो हमारे लिए क्या है चुनौती है। उच्च राजकोषीय घाटा, अगर हमारे देश को उच्च राजकोषीय घाटा है तो वो भी हमारे लिए क्या है एक थ्रेट्स हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होएगा बी। आगे क्या है, कौन सा परिवेश न्यायिक निर्णयों को शामिल करता है, विच इन्वायरमेंट इंक्लूड जस्टियल जुडिशियल डिसीजंस। तो क्या है कानूनी, कानूनी क्या होएगा हमारा न्यायिक निर्णयों को शामिल करता है। इसमें ही हम क्या करते हैं न्यायिक व्याख्या और न्यायालय में निर्णय लिए जाते हैं। वैश्वीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव क्या है, ग्लोबलाइजेशन का एक एडवर्स इफेक्ट क्या है, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, ये तो मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जो सांस्कृतिक ह्रास है ये क्या है हमारा नेगेटिव है। राइट ऑप्शन हमारा सी होएगा। 29 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, तकनीकी परिवेश का हिस्सा नहीं है। स्वचालन, अनुसंधान एवं विकास, ये भी है, स्वचालन भी है, ई व्यापार भी है, मुद्रास्फीति की दर, इन्फ्लेशन रेट क्या है वो हमारा टेक्निकल का हिस्सा नहीं है, ये तो हमारा क्या है इकोनॉमिक का हिस्सा है। 30 हमारा क्या है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक परिवेश का उदाहरण है, तो इसका क्या है प्राकृतिक नेचुरल, नेचुरल तो हमारा क्या है क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट हमारा क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे है ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कौन से संस्थान बना है, तो जो हमारा IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो वो हमारा ब्रेटन वुड्स समझौते में बना था 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते में। और इसके जो मतलब फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी, सम्मेलन हुआ था, तो उसमें 44 कंट्री मेंबर ने हिस्सा लिया था और जिसमें से भारत भी एक था। निम्न में से कौन सा क्या है माइक्रो इन्वायरमेंट है, माइक्रो, माइक्रो में क्या है प्रतियोगी भी बाहर के हैं, बड़े लेवल के हैं, सप्लायर्स भी बाहर के हैं और भी बड़े लेवल के हैं, और जन नाट्य क्या है ये हमारे माइक्रो लेवल के हैं। सॉरी, प्रतियोगी भी कंपनी से अटैच होती है डायरेक्टली और सप्लायर्स भी कंपनी से डायरेक्ट अटैच होते हैं। जो हमारी डेमोग्राफी है, जो हमारी जनसंख्या है वो हमारी डायरेक्ट नहीं होती, ये इनडायरेक्ट होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा सी। और जो ग्राहक हैं वो भी क्या है डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में। 33 क्या है कि विनिवेश की नीति संबंधित है, विनिवेश की जो नीति है वो निजीकरण प्राइवेटाइजेशन में से संबंधित है। विनिवेश का अर्थ है कि सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी स्वामित्व घटाना। कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो वैश्विक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, तो इसमें क्या है WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ही वैश्विक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देगा और WTO ही वैश्विक व्यापार को कंट्रोल करता है। तो कौन सा परिवेश विज्ञापन संबंधी नियमों को शामिल करता है, मतलब विच एनवायरमेंट फैक्टर इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन, तो वो क्या होएगा हमारा कानूनी, जो कानूनी है वही हमारे रूल एंड रेगुलेशन बनाता है और वही हमारे परिवेश विज्ञापन को शामिल करता है। जैसे कि अल्कोहल है, अल्कोहल का वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या होगा कानूनी होगा, है तो एडवर्टाइजमेंट बट है क्या है कानूनी अंडर आता है। आगे 36 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए चैलेंज ऑफ इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें से कौन सा भारतीय व्यावसायिक परिवेश को चुनौती है, बढ़ती जनसंख्या, हाँ जी यही, वैश्वीकरण का एकीकरण, ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है क्योंकि ये नए आइडियाज़ टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, और राजनीतिक लोकतंत्र भी, लोकतंत्र आ गया तो फिर वो तो पॉजिटिव होएगा। अवसंरचना विकास, विकास है तो होएगा, जो बढ़ती जनसंख्या है वो हमारे लिए क्या है एक परिवेश के अंदर चुनौती है। इससे हमारे क्या है बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी
ये सब क्या है, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। भारत में विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी जो हुई थी, तो इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किस पे पड़ा था? तो इसका सबसे ज़्यादा क्या है, आर्थिक प्रवेश पे पड़ा था। लोग घर पे बैठ गए थे। निम्न में से कौन व्यवसाय के बाहरी परिवेश में शामिल नहीं है? तो इसमें संगठनात्मक संस्कृति, ये इंटरनल है, एक्सटर्नल तो नहीं है। एक्सटर्नल तो गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, सप्लायर्स भी हैं, डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है, तो ये सब क्या है, ये एक्सटर्नल है। बट इंटरनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। निम्न में से कौन आर्थिक परिवेश का सूचक है? आर्थिक परिवेश का सूचक, तो इसमें क्या है, जीडीपी की वृद्धि दर। ये हमारा क्या है, आर्थिक परिवेश का मुख्य सूचक है। निम्न में से कौन भारतीय व्यावसायिक परिवेश की विशेषता नहीं है? स्थिरता, स्टेबिलिटी, ये क्या है, हमारी विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो क्या है, डायनामिक है। आज हमारे क्वेश्चन 40 लेके आई थी, आज हमारा क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। और आपको कैसा लगा एमसीक्यू, तो वो हमें अपना व्यू ज़रूर बताएं और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।